आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारे साथ बातचीत के लिए लखनऊ की मशहूर हस्ती, सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी हैं। आज हम लोगों को वक्फ से संबंधित बहुत से मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करनी है। हालांकि वक्त कम है, इसलिए हमारी जमीर साहब से गुजारिश होगी कि वो आज पूजे में सागर भरने की कोशिश करें और टाइम का ख्याल रखें। जमीर साहब की हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं वक्फ की जायदाद को बेचने के मामले में। एक शेर मैंने सुना था कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। उल्लू भी जाहिर सी बात है आदमखोर होता है, मुर्दाखोर होता है, और जितने मुर्दाखोर हैं वो हर शाख पर बैठे हैं, उन जमीनों को नोच रहे हैं, उन जमीनों पर हमले कर रहे हैं कि जो इंसान की मैयत की आमाजगाह है या उनकी अमानत, यानी एक इंसान की उसकी जो बॉडी है उसको एज ए अमानत क़यामत तक के लिए रखती है गोद में अपने, उस जमीन का ये लोग सौदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक तो मैं ये सोचता था, मौलाना आगा रूही साहब कबला ने अपनी मजलिस में एक बात कही थी कि मौलाना कल्बे जवाद का जितना बड़ा सर है उसमें सूखा हुआ अखरोट जैसा इनका दिमाग है। तो वो बात यूं साबित हो रही है कि आलमनगर की जमीन को इन्हीं ने वक्फ कह करके कल्बे जवाद ने, हालांकि उस जमीन को बाजियाब कराने में और उस जमीन को आजाद कराने में हम भी लगे हुए थे। यहाँ तक कि सिकंदराबाद की करबला हो, आलमनगर का वक्फ हो, यानी कथित वक्फ हो। कथित इसलिए कि जब ये FIR हुई है कोलंबिया स्कूल के सिलसिले में, तो मैंने जब खोजबीन की तो पता चला कि ये जमीन सीलिंग की है। तो मैंने तो सर पकड़ लिया कि मौलाना ने इसको, तो क्या मौलाना को ये हकीकत नहीं पता होगी कि ये जमीन सीलिंग की है और उसमें कोई, यानी मोहतरमा जो है हुरुन निसा बेगम, वो बाकायदा मुकदमा लड़ रही है, उसकी वादी है। तो उसके पर FIR होने के बाद आपने, एक तो स्टे ऑर्डर था उस जमीन पर, दूसरे FIR हुई, तीसरे आपने उस पर एक और काम कर लिया कि आपने 7 दिसंबर 2023 को मजहर रिजवी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया किराएदारी के सिलसिले का, और उसके बाद फिर एक FIR हो गई 12 फरवरी 2024 में। तो आप ये बताइए कि कोई भी अक्लमंद आदमी होगा तो वो हमेशा कोर्ट से, यानी कोर्ट अगर किसी चीज को स्टे कर दे, भाई कोर्ट का एक निजाम है, अदालत का एक निजाम है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि आपके आगे न अदालत की अहमियत है, न पुलिस थाने की अहमियत है। आपको सिर्फ अहमियत यह है कि आपको नोट मिलना चाहिए, नोटों से पेट आपका भर जाए, चाहे वो हराम का हो चाहे जैसा भी हो। और यही सबब है जमीर साहब कि आपका जमीर मुर्दा हो गया। जमीर साहब, आपको पता है कि एक अपराध तो किया ही था कि सीलिंग की जमीन को इन्होंने कोलंबिया स्कूल के लिए दिया, बेचा। उसके बाद अभी पता है ये सामने बात आई है कि 25 लाख देकर मजहर ने उसकी जो है लीज करवाई है। देखिए, मजहर तो अब किसको 25 लाख दे रहे हैं या किसको 20 लाख दे रहे हैं, बहरहाल मजहर से कोई मेरे यानी रवाबित अब नहीं है, कम से कम यानी 20-25 साल से रही। मैंने ऑब्जेक्शन तो यही उठाया
कि भाई एक तरफा ये एफआईआर कैसे है। आपने खरीदार के खिलाफ तो एफआईआर कर दी, और बकौल मजहर का जो मैंने वीडियो सुना और उसका दर्द समझ में आया कि उस एफआईआर में बेचने वाला या रजिस्टर एग्रीमेंट करने वाला या पैसा लेने वाले लोग गायब हैं। कल्बे जवाद भी नहीं है उसमें, ना ही अली जैदी है, ना XYZ कोई है, मगर दो लोग तो पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। एक मुतवल्ली मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी और दूसरे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अली जैदी। लोगों को गलतफहमी हो रही है जमीर साहब कि आपने किसी के मार्फत उनसे मजहर से कुछ पैसे मांगे। देखिए, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि पैसे के लिए लोग सर के बल खड़े रहे, चाहे उसमें बुक्कल नवाब हो, चाहे XYZ कोई भी हो। बुक्कल नवाब का, बल्कि बुक्कल नवाब ने 2-3 लोगों के जरिए, एक मेरा दोस्त है फजल अहमद एडवोकेट, उसने मुझे समझाया। एक शफात खान मलियाबाद के हैं, नुसरत ने, बाकायदा नुसरत हुसैन लाला ने उससे कहा कि यार जमीर से कहो कि यार अल्लामा इसमें कुछ बैठ के मसालिहत कर लें, क्योंकि उनके बड़े भाई फंसे हुए हैं। तो आप ये समझ लें कि जो ऑफर मुझे आज से 5 साल 10 साल पहले मिले थे, वो तो मैंने कबूल नहीं किए। उनके मकान देने के ऑफर थे, सारी चीजें थी, जबकि मैंने किराए के मकान में रहना पसंद किया। मुझे शमील ने ऑफर दिया था, जहीर इकबाल बैठे हुए थे और शमील साथ में बैठे हुए थे, मेरी बात हुई तो शमील ने कहा कि ताल कटोरे करबला में अल्लामा हम आपको बड़ी से बड़ी जगह दिलाए देते हैं और मकान फ्री में आपका बन जाएगा। तो मैंने उस पर जवाब में कहा कि तुम ये चाहते हो कि वक्फ के मामलात में मैं खामोश हो जाऊं, यानी तुम मेरे ऊपर ऐसा यानी बंदिश लगाना चाहते हो। और रहा कि अपना अपना जमीर है, अगर मजहर, भाई मजहर अगर ये कह दे इस बात को कि हाँ मैंने उनसे कोई बात कही है इस सिलसिले में, कोई भी ऑडियो वीडियो कोई चीज भी ला दे, मैं छोड़ दूंगा सारे मामला से, अपने को दस्तबरदार कर लूंगा, पीछे हट जाऊंगा। देखिए आपने जो बात कही, मजहर ने जो बात कही गोर मोर करके, वो उन्होंने ये कहा कि बहार आलम के जरिए कोई बातचीत हुई। क्या आपकी बहार आलम साहब से कोई बातचीत हुई थी इस मामले को लेके, या मजहर बहार आलम साहब को भी बदनाम कर रहे हैं? देखिए, एक चीज बता दे रहा हूँ कि बहार आलम मेरे लिए इसलिए मुखलिस हैं कि उनके बड़े भाई जो थे मुशीर आलम साहब, वो मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त थे। और ये वजह है कि आज भी हुमायूं मिर्जा आज भी है एडवोकेट, आप उनसे या कोई भी दरियाफ्त कर सकता, वहीं घोड़े वाली गली में रहते हैं। हुमायूं मिर्जा मुझे 7 रबीउल अव्वल, आज भी मुझे याद है कि मैं अब्बास निगार मोहसिन रिजवी एडवोकेट, हम लोग सिविल कोर्ट में थे, तो हुमायूं मिर्जा आए मेरे पास और कहने लगे कि यार मुशीर भाई ने आपको बुलवाया है, बहुत जरूरी काम है, जमीर भाई चले चले। मैंने सारे काम छोड़ करके हुमायूं मिर्जा के साथ मैं आ गया। लारी कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल है उसके गेट पर मुशीर आलम साहब मरहूम मिले और मैंने उनको हार्ट ट्रबल में बाकायदा जो उनके पर डिजीज या दौरा पड़ा था उसमें एडमिट कराया। आप ये समझ लें कि मेरे तो वो ताल्लुकात रहे। तो बहार आलम, जाहिर सी बात है ये लोग मुझे बड़े भाई की हैसियत से मानते हैं, हो सकता है बहार आलम यानी, मगर चूंकि मुझे ये झूठ इसलिए नजर आता है कि देखो मजहर जो है उसकी फितरत जो मैंने अंदाजा लगाई, वो मकार और याद टाइप का इंसान, उसने ये यानी बेबुनियाद इल्जाम बहार आलम पर भी लगा रहे हैं या XYZ किसी पर भी लगा रहे हैं। अच्छा, किसी दूसरे ने अगर कोई सवाल रखा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और यही वजह हुई कि आखिर में मैंने लिख करके यानी कंप्लेन गवर्नमेंट को की कि कुछ लोग मेरे नाम को बदनाम करने के लिए साजिशन पैसे का यानी मुझे आर्थिक रूप से यानी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे करना होता तो मैं शिकायत क्यों करता? जमीर साहब, आपने दो पेज का पत्र जो है लिखा है और ये मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को दिया है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं? बहुत ही मुख्तसर आप बताएं।
खास बात है मैंने यही लिखा कि भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने कोलंबिया स्कूल जिसने खरीदा उसके खिलाफ एफआईआर कर ली। 3 लोग जो भोलू मिर्जा और 2 लोगों के नाम और 3 लोगों के नाम फिर एफआईआर कर लिया आपने। एक एफआईआर 100/2023 की है और एक एफआईआर थाना तालकटोरा ने 28/2024 की है। तो 2 एफआईआरों में कहीं पर भी ये नहीं दिखाया गया कि कब्जा करने वालों को ये जमीन कहां से हुसूल हुई, कहां से हासिल हुई, ये जमीन को देने वाला, कब्जा करवाने वाला कौन था। यानी आप एक तरफा चैप्टर चला रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? कानून में तो दोनों तरफ से लोग आएंगे, बेचने वाला भी। अच्छा, और तमाशा सुनिए, उसके बावजूद अभी 23 तारीख को शायद 23 है या हाँ 23 तारीख को या 24 तारीख को वहां पर बोर्ड भी लगा दिया गया सीलिंग की जमीन पर कि ये वक्फ सज्जादिया की जमीन है। अब आप बताइए, कोर्ट से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मौलाना कमरुल हसन ने, जो कल्बे जवाद के मैनेजर बने हैं बन करके, उन्हीं ने मौलाना कल्बे जवाद की जानिब से एक बोर्ड लगवा दिया। ये भी एक तरीके से नाजायज कब्जा है और कब्जा दिखाना और कोर्ट का खुला हुआ मानना है कोर्ट की। जमीर साहब, इस वक्फ सज्जादिया को लेके आपका क्या मानना है कि इसमें जो है कोलंबिया है या वहाँ और जो बहुत सारे घर बनवाए हैं जिनसे इन्होंने लाखों और लाखों रुपए इकट्ठा किए हैं, तो क्या वहाँ के लोगों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें खुद अपना इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका भविष्य खराब है। देखिए, मसला ये कि भविष्य की बात छोड़ें, हमारे यहाँ हर चीज का एक उसूल है। आप ये बताइए कि अगर ये सीलिंग की जमीन है, सरकार की जमीन है और वक्फ के नाम पर उनको ठगा गया है और वहां के रहने वालों को, बाशिंदगान को ये पता चल गया है कि ये जमीन जो वो नाजायज है और नाजायज तरीके से उनको फराहम हुई है, तो क्या वहां उनका क़याम ताम, सारी चीजें, इबादत, सारी चीजें क्या उनकी जायज है? मातम, मजलिस, नमाज, कोई चीज भी बनी हो उस जमीन पर क्या वो जायज है? ऐसी तब होगा ऐसी हालत का कोई फैसला कोर्ट के जरिए आ जाए, या तो वो जमीनें वक्फ डिक्लेयर कर दी जाए। मगर जब कल्बे जवाद वहां पार्टी नहीं है यानी सीलिंग में, तो वक्फ कैसे डिक्लेयर होंगी? मजर यानी जो किराएदार है वो पार्टी बन रहा है भैया, और जो जमीन का मालिक अपने को शो कर रही है हुरून निसा बेगम, उनका क्या होगा? अब यूं तो ये आप समझ ले, अगर ये जमीन किसी की जाती मिल्कियत है तो वहां एलडीए को भी नक्शा पारित करने का कोई अधिकार नहीं। जैसा कि मुझे पता चला है कि एलडीए के उपाध्यक्ष नक्शा पारित करने के मूड में है और सबको ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई इसका नक्शा पारित करना, क्योंकि ऊपरी दबाव है, ऊपर से बहुत बड़ा फोन आया है। अरे आपकी नौकरी से बड़ा फोन है। कल चूंकि जब कल हाईकोर्ट में ये मामला चला जाएगा तो क्या उपाध्यक्ष महोदय अपनी नौकरी बचा लेंगे? क्या उनके जेल जाने की नौबत नहीं आएगी? जमीर साहब, इस सज्जादिया से निकल के जरा और भी बहुत सारे वक्फ हैं जिसमें चेयरमैन अली जैदी और सरपरस्त मौलाना कल्बे जवाद, जिनके रहबरी के लिए जब उनके पास वक्फ बोर्ड आया था तो लोगों ने लखनऊ की गलियों में नाच किया था, मिठाइयां बांटी थी। आपको क्या लग रहा है कि ये लोग वक्फ के साथ इंसाफ कर रहे हैं? देखिए, अगर इन आवाम बेदार नहीं हुई लखनऊ की तो कोई करबला बचेगी नहीं, कोई आराजी ऐसी बचेगी नहीं। क्योंकि कल्बे जवाद के लिए तो एक गुफरानामा के इमामबाड़े का कब्रिस्तान रिजर्व है, मगर यहाँ के अवाम के लिए कोई भी इमामबाड़ा रिजर्व नहीं है। तो आप ये बताएं कि कोई गरीब अगर उसका इंतकाल हो जाएगा, वो कहाँ दफन होने जाएगा? पहले सवाल तो ये पैदा होता है। लिहाजा इस वक्त सबसे पहला यानी अगर आवाम को बेदार होकर के कदम उठाना चाहिए तो जितने ये गिद्धनुमा लोग बैठ गए हैं, उल्लू नुमा लोग हर शाख पर, हर वक्त कब्रिस्तान और इमामबाड़े के मुतवल्ली बन गए हैं, इनको हटाना चाहिए।
जमीर क्योंकि साहब, अगर इनको नहीं हटाएंगे जमीर तो ये औकात खत्म हो जाएगी। जमीर साहब, देखिए आपने जो बात कही, मुझे लग रहा है कि आवाम बेदार हुई है, अंजुमन के लोग बेदार हुए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि अंजुमन के लोग सो रहे हैं। ये अलग बात है कि वो मंजर आम पे सड़क पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि एक लंबे अरसे से मौलाना कल्बे जवाद अब्बास बाग की करबला के अंदर, जहां धरना नहीं करना चाहिए, छुप के अंदर धरना कर रहे हैं, और वहां भी लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, कल एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने हैरत में ये कहा कि नकवी साहब, आपकी लड़ाई के बाद से कल्बे जवाद के चेहरे का पर्दा नकाब नुच गई है। यानी ये इतने भ्रष्ट होंगे, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने भ्रष्ट होंगे। यानी मुझे तो हैरत है कि ये वक्फ की जमीन खुलेआम बेच रहे हैं, खुलेआम, यानी सरकारी जमीनों पर खुलेआम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रहे हैं वक्फ के नाम पर। इस आदमी का हश्र क्या होगा? अगर कोर्ट या वक्फ या कभी भी घूम गया, या ये बहती हुई धारा जो है अल्लाह ने रस्सी खींच ली, तो इन लोगों का हश्र क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम है। मगर इन लोगों को कम से कम मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब को तो होशमंदी से काम लेना चाहिए। और देखिए, अंजुमने बेशक लायक मुबारकबाद हैं लखनऊ के लोग और यहाँ के अंजुमने कि जिन्होंने कल्बे जवाद से बरात कर ली। अब वो लाख उनके ऐलान करने के बावजूद अंजुमन का, किसी भी अंजुमन का 10 आदमियों 5 आदमी भी शरीक नहीं होने जाते हैं। तमाशा देखने के लिए लोग पहुंच जाते हो, मगर कोई इनसे खुलूस से शिरकत के लिए नहीं जाता। वरना यही वो लोग थे जो मौलाना की एक आवाज में 50,000 और 60,000 लोग जमा हो जाते थे, और उसमें कर्रार मेहंदी नाम के एक शख्स की, यानी उसमें बाकायदा शहादत भी हुई। हुजूर जानी 8 मुहर्रम को शहीद हुए। तो आप ये समझ ले, और इसके अलावा बब्बू भोपाली, यानी और जितने लोग थे, बब्बू थे, भोपाली थे, इशरत यानी अल्ताफ थे, ये सब ने शहादत अपने पेश की। तो आप ये समझ ली कि कल के जज्बे में और आज के जज्बे में फर्क हो गया है। कल ये मुखलिस थे क्योंकि हम लोग इनके साथ थे, तो मुखलिसाना तौर पर इनकी छवि को हम लोग संवारे रहते थे। आज इनके एडवाइजर जो हैं वो जोहला हो गए, लुटेरे हो गए, बिल्डर्स हो गए, क्रिमिनल्स हो गए, जिनके ऊपर 28 मुकदमे हैं। ऐसे लोग इनके एडवाइजर्स हो गए हैं। जाहिर सी बात है वो अपने दिमाग से चलेंगे, अपने क्रिमिनल दिमाग से चलेंगे। और यही हो रहा है कि भाई चाचा 5-5 करोड़ के वजीर हसन रोड पर मकान लिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों के मकानात बन गए इस सदक़े में, यानी मजलूम करबला की जायदाद के। आप बताइए कि करबला के लुटेरों में, यजीदी लुटेरों में, और ये मौलाना कल्बे जवाद सहित ये जो लुटेरे पैदा हो गए, इनमें क्या फर्क है यजीदी लश्कर में और मौलाना कल्बे जवाद के लश्कर में? जमीर साहब, अगर आप मौलाना कल्बे जवाद के जैसे एडवाइजर थे, बहुत आपने इनको एडवाइजर दी और इनके बहुत साथ रहे, शमील बावर्ची भी इस बात को इकरार करता है कि हारी हुई जंग जमीर नकवी ने जितवाई है। अगर आप न हटते तो बेईमान और 420 और फर्जी पत्रकार जो आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाने की जरूरत कर रहे हैं, वो शायद उनके बगल में ना बैठे होते। देखिए, मसला ये होता है कि जब जहां पर बुरे लोगों का गलबा हो जाता है तो शरीफ आदमी वहां से हट जाता है। आप देख लीजिए कि कहीं पर भी अगर दरिंदे कुत्ते जमा हो जाए, भेड़िए जमा हो जाए, या और भी जो ऐसे जानवर हैं जमा हो जाए, और उनकी फितरत में मसालिहत हो, उनकी फितरत में दरिंदगी ना हो, तो वो हट जाया करते हैं। इंसान भी हैं, जब वो भाई हम इल्मी लिहाज से तो उनको एडवाइस कर सकते थे, मगर वो चीजें नहीं कर सकते थे जो मौलाना कल्बे जवाद की दिली ख्वाहिशें थी। हमें तो ये समझ में आता है कि मौलाना के कल्बे जवाद की दिली ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश थी। देखिए, आप भी इस्तेमाल हुए, आपसे भी FIR करवाई गई, आज वही काम रिजवान मुस्तफा से करवाई जा रही है जो एक मशीन का हेल्पर है। तो काम तो दोनों ने एक ही किया।
नहीं नहीं, कल जो FIR जो लोग मैंने अगर जो करवाई है वो एक जज्बे के तहत करवाई थी, मगर उस वक्त की जो तस्वीर थी उस तस्वीर के तहत, यानी उस वक्त हकीकत में कल्बे जवाद का कोई साथ देने वाला नहीं था, न घर से लेके बाहर तक। जब यही शमीर शमसी मेरे घर भाग कर आए थे और मुझसे रात को अंधेरे में मिले थे और इन्होंने कहा था कि आपको कल किसी की हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जवाद भाई को बचाना है और ये नौशाद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो इनमें औकात नहीं थी। ये मेरे पास भाग के आए थे, यही अमीर शमसी मेरे पास भाग भाग के आते थे, यही मेरे घर आकर बैठते थे, इसी घर पर आके बैठते थे कि किसी सूरत से भैया कल पे जवाद भाई को बचा लीजिए इन लोगों के जुल्म से। और मैंने तो मजलूम का साथ दिया था, कल भी मजलूम का साथ दिया था और आज भी मजलूम का साथ दे रहा हूं। आज मजलूम की शक्ल बदल गई है। तो सुनिए, बेजमीर जमीर मुस्तफा भी यही सोच रहा है, मजलूम का साथ दे रहा है। सुनिए, कल नहीं, कल जो मजलूम थे वो मौलाना कल, देखिए रिजवान मुस्तफा का जहां तक सवाल है, भाई वो वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हैं, वक्फ की जमीन पर वो बिलग्राम या नगराम जो भी हाउस बनवाए हुए हैं, तो आप ये बताइए उसके खिलाफ बाकायदा नोटिस जारी हुई है, धारा 54 की, धारा 52 की नोटिसें जारी हुई है, अखबारात में इशाअत हो चुकी है उनकी, जो हर तरीके से सुल्तानपुर में हारून साहब का पैसा मारने के जुर्म में वो जेल गया है और उसमें भी भाई को फंसा के खुद बाहर आ गया, तो उसका भाई रेहान फंसा भागा भागा फिर रहा है। आज किसी को जमानत, वो बेचारा हारून साहब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो देखिए इस आदमी को जेल जाना, ये तो क्रिमिनल मेंटेलिटी का आदमी, ब्लैकमेलर है, ये तो निहायत फ्रॉड और गिरा हुआ इंसान है। भाई मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हो तो भाई कोई चीज का सबूत तो दिखाओ, मैं तो 20 सबूत तुम्हारे दिखा सकता हूँ। जमीर साहब इस तरफ से भी निकले और आपने एक चीज कही कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। आज मौलवियों के कैरेक्टर इतने खराब हो गए हैं, मौलवियों ने सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाना ही एक काम समझ रखा है। अभी इराक से इंडिया में सिस्तानी साहब के वकील कहे जा रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं है, वो उनका नाम है अशरफ गरवी साहब, लखनऊ में आपके ऑफिस बनाया है और उन पर ये साफ साफ कहा जा रहा है कि वो जिसको इजाजत देते हैं उससे कमीशन लेते हैं 25 से 50%। देखिए अब ये आप ये बताइए कि जो गरीबों की किफालत के लिए खुब्स और ज़कात की यानी दीनी जो यानी जिसे कह दीजिए रकम है, शरई रकम का इस्तेमाल 30% या 50% वसूल कर जो माले हराम ये जमा कर रहे हैं और उससे इनकी बच्चे परवरिश पाएंगे, तो इनके बच्चे वैसे क्रिमिनल तो निकलेंगे जैसे आज के उलमाओं के बच्चे निकले हुए क्रिमिनल। आप बताइए किसी आलिम का बच्चा बता दीजिए कि जिसके रोजगार हो। सबूत के तौर पे मैं बताऊं आपको कि मुफ्तीगंज के रजा साहब हैं, बहुत ही नामी मशहूर अब्बास निगार के भाई रजा साहब, वो एक मस्जिद की बोसीदा हालत है, उसके लिए गए कि कोई साहब 25 लाख रुपया दे रहे हैं तो आप इजाजत दे दीजिए, वो मस्जिद बन जाएगी। उनसे कहा गया उनके दफ्तर में कि आधे पैसे आपको जमा करवाने पड़ेंगे तब आपको इजाजत मिलेगा। लानत हो ऐसे मौलवियों पर, लानत हो ऐसे भेड़िए यानी दरिंदे और यूं कहिए कि भ्रष्ट और चोर मौलवियों पर कि जो शरई रकम दीन की रकम में से मार करके कमीशन ले रहे हैं, यानी जैसे लग रहा है कि ये सौदा कर रहे हैं, अल्लाह की चीजों पर ये बिजनेस करने बैठे हुए हैं। लानत है ऐसे लोगों पर और खुदा की मार पड़े ऐसे लोगों पर। इतना ही नहीं बल्कि मुझे पता चला कि ज़ियारत के नाम पर वो धंधा भी करवा रहे हैं। आज सवेरे मैंने उनको फोन किया कि क्या आप ज़ियारत को लेके कुछ कर रहे हैं, तो बोले कि हमने जो है लोगों को कहा है कि आगे बढ़ के काम कीजिए। मैंने कहा आपकी जबानी खर्च से कि ज़ियारतें सस्ती तो नहीं हो जाएंगी जो मकसद है। तो कुछ लोगों का गिरोह, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जो उनकी मदद से, जिन्हें उन्होंने इराक भिजवाया, सिस्तानी साहब के ऑफिस में लेटर लिखवाया,
अब पता नहीं क्या क्या गुल खिल रहा है, कुछ दिनों में सामने आएगा। तो अब ज़ियारत को भी तिजारत में जो एक लंबे अरसे से चल रहा है, उसमें भी लोग कदम उठा रहे हैं इन मौलवियों के जरिए। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि कहीं इनके पैसों का इस्तेमाल, गैर मुल्की पैसों का इस्तेमाल ये कमीशन के रूप में ले करके कहीं किसी ऐसी देश को तोड़ने की गतिविधियों में तो नहीं लगाया जा रहा है। ये सब जांच का विषय है। ये जो लोग जो एजेंट बन के जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्रिमिनल्स माइंडेड लोग जो है, जो क्रिमिनल्स हैं और वो घूम रहे हैं और इनके नाम पर धर्म का पैसा ला रहे हैं, तो ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ये सब तो जांच का विषय है। कि ऐसा तो नहीं कि भारत का भी इलेक्शन होने वाला, पार्लियामेंट का सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला, उसके खिलाफ पैसे का इस्तेमाल। पैसा तो यहाँ के लोगों का है, और खुम्स और ज़कात की रकम का मसला ये है कि उसको गरीबों पर, मुस्तहिक पर, बेवाओं पर, बीमारों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे ख्याल से आप लखनऊ में हैं और वहां पे आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा कि किसी मौलवी ने ऐसी गतिविधि चलाई हो जिससे इन लोगों को फैज़ पहुंच रहा हो। देखिए, ऐसा है कि आपने एक मुशाहिदा किया होगा कि कहीं भी लाश पड़ी होती है तो गिद्ध बहुत दूर दूर से आखिर इकट्ठा होने लगते हैं, और जब गिद्धों का जमौरा बढ़ जाता है तो समझ में आता है कि कहीं वहां पर उस खेत में लाश पड़ी है कोई भी जानवर की, और गिद्ध जमा हो रहे हैं। वही आज मौलवियों का हाल हो रहा है कि अगर ये लुटेरे और करप्ट लोग जमा होने लगे तो आप समझ ले कि वहां मौलवी कुछ बांट रहा है। आज मुस्तहिकीन जो हैं वो महरूम हो गए हैं दीनी यानी पैसों के लिए, और जो मुस्तहिक नहीं है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनमें दीन पर का पैसा दे करके ये दुगना और तिगना कमाने के होड़ में लगे हुए हैं। आप देखें कि जुमा मस्जिद में नमाज के दौरान और नमाज के बाद तक डिब्बा घूमता है। वो डिब्बा इमाम ज़माना के नाम का है, वो डिब्बा इमाम ज़माना ट्रस्ट है, जिसके सारिम मेहदी जो है सर्वे सर्वा है। वहीं पे गरीब मांगते होते हैं, उनको उसी कम से कम उसी जो रकम उनके पास आई उसी से दे दे, लेकिन नहीं दिया जाता। इसका मतलब इस तरह का चंदा करके गरीबों का हक मारा जा रहा है। देखिए, कलवेजवाद ने कुछ चीजें कायम कर रखी हैं और उससे उनके खानदान की कफालत हो रही है, लोगों की कफालत हो रही है, और यही वजह है कि अब जिनकी कफालत हो रही है वही उनके साथ खड़े हैं, मगर वो भी मुखलिस नहीं है। कल अगर उनका पैसा बंद हो जाएगा, कल अगर ये डिब्बे रखवा लिए जाए तो कल वही लोग गालियां देते फिरेंगे, वही लोग लौटते फिरेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।